नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज बेसिकली केवीएस पीजीटी मेन एग्जाम 2026 के आंसर की लेके आए हैं, जो आपका 29 मार्च को एग्जाम हुआ था। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और क्या क्या इसके सही ऑप्शन है। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को और आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उसका सही विकल्प होगा क्या। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्या ट्रांसफर हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। उत्तर है नहीं की जाएगी। सर्विसेज ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चूंकि जो घर के लोग सर्विस कर रहे हैं, हाउस वाइफ सर्विसेज कर रही हैं, माता और बहनें सर्विसेज कर रही हैं, चूंकि उनका मार्केटिंग ही नहीं हो रहा है, मार्केट में सेल ही नहीं किया जाता है, तो इसको भी आप शामिल नहीं कर पाएंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग। बिल्कुल सही है। जो इंटरमीडिएट गुड है वो चूंकि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगी, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगी और आपकी नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी। अन्य देशों से ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कोई भी ट्रांसफर हो कहीं से भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, तो केवल सही विकल्प आपका आएगा 3। कह रहा है कि सीआरआर इंक्रीज 4% टू 5%। अगर सीआरआर को हम 4% से 5% बढ़ा देंगे तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। आप सिंपल जानते हैं, जब हम लोग मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं तो ये जो है आपका मनी मल्टीप्लायर जब आप निकालेंगे तो जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो जो आपका सीआरआर है उसका जो है इनवर्स होगा। तो अगर आपसे 4 से 5% अगर आपका सीआरआर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर इज द 4। आरबीआई विल प्रीफर रिवर्स रेपो रेट व्हेन इट वांट टू। आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट को प्राथमिकता देगा कब। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है रेपो और एक होती है रिवर्स रेपो। रेपो का मतलब है रीपो, रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को डालना, लिक्विडिटी इंजेक्शन, लिक्विडिटी इंजेक्शन। अगर इकोनॉमी में लगता है कि मंदी है तो रेपो के माध्यम से इकोनॉमी में लिक्विडिटी डाला जाता है। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो का मतलब है इकोनॉमी से लिक्विडिटी को विड्रॉवल। तो ये क्या होता है आपकी, इसका मतलब है तरलता को निकालना, विड्रॉ करना, विड्रॉवल। तो यहां पर हो गया रिपो का मतलब लिक्विडिटी इंजेक्शन, अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना, और रिवर्स रिपो का मतलब है अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालना। तो यहां पे है कि आरबीआई विल प्रेफर रिवर्स रेपो रेट व्हेन इट वांट टू। कब जो है आरबीआई प्रेफर करता है रिवर्स रेपो रेट को, कब चाहता है, जब इकोनॉमी में वो लिक्विडिटी को रिड्यूस करना चाहता है, रिड्यूस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो आप ये देखो, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है लिक्विडिटी विड्रॉवल। जब वो अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालना चाहता है तो वो रिवर्स रेपो रेट का यूज करता है। तो सिंपल सा है, इसका जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर आपका 1 होगा। एक बार देख लीजिए, पहला इसमें है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये आप में ये होगा। सीआरआर इंक्लूज 4 से 5% तो मनी मल्टीप्लायर डिक्लाइज करेगी। आरबीआई विल प्रेफर टू रिवर्स रेपो रेट व्हेन इट वांट टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। आगे आते हैं, असर्शन एंड रीजन के ऊपर आते हैं। एक्सेसिव रिलायंस ऑफ द बैंक क्रेडिट में रिड्यूस मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस। बैंक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम कर देती है। देखो बहुत कुछ जो आरबीआई है वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी कमर्शियल बैंकों के ऊपर हो जाती है, क्योंकि अंततः जो पब्लिक से डील करता है वो कमर्शियल बैंक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बैंकों के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं तो आपकी मौद्रिक नीति जो है उतनी इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लो कि आरबीआई चाहता है कि सीआरआर को कम करें, या फिर वो चाहता है रेपो रेट को कम करें, बैंक रेट को कम करें, और वो चाहता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो जनता को सस्ता लोन दे, लेकिन उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी पहले से ही हो, तो वो आपके सिग्नल को मानेंगे ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कमर्शियल बैंकों के ऊपर तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि आपका टाइम लैग इज द क्रेडिट ट्रांसफॉर्मेशन वीकेंस द पॉलिसी इम्पैक्ट। आय हस्तांतरण के समय में देरी नीति को कमजोर कर सकती है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग कोई पॉलिसी लेते हैं, फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इनसाइड लैग और आउटसाइड लैग होता है। मतलब जब आप पॉलिसी को लेते हो तो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसमें एक टाइम लैग होता है, इनसाइड लैग एंड आउटसाइड लैग। तो इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कोई भी डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी, उसकी इफेक्टिवनेस में कभी तब आएगी जब आपकी इकोनॉमी में क्रिएट होगा इनसाइड लैग और आउटसाइड लैग। इसकी वजह से आपकी जो है, आपकी जो कोई भी पॉलिसी है वो इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। तो बिल्कुल ये भी सही है, यहां पर सही है। तो कह रहा है कि एक्सेसिव रिलायंस ऑफ बैंक क्रेडिट में भी रिड्यूस द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस, पहला विकल्प ये। दूसरा, टाइम लैग क्रेडिट ट्रांसमिशन वीकेंस द पॉलिसी इंपैक्ट,
ऋण हस्तांतरण में देरी इसको प्रभाव कमजोर कर सकती है। तो देखो एसर्शंस है आपका ट्रू, रीजन भी ट्रू है, और सबसे आंसर सही है आपका सी, ए और आर दोनों सही है। ए आर एंड आर एक्सप्लेन द बी इसको सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी डिपेंडेंसी होगी कमर्शियल बैंकिंग की, टाइम लेग उतनी ज्यादा लगेगी। आगे आइए, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सीआरआर। आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। आपको आप समझते हैं कि जब बैंक अपने एनटीडीएल का सर्टेन परसेंट कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता। बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत होगा। फिर देखो, विच आर द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी है, बैंक रेट आपकी है, पब्लिक डेट फिस्कल पॉलिसी है आपकी, रिजर्व रिक्वायरमेंट ये है वीआरआर सीआरआर, जिसमें आप कहते हो वीआरआर वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसमें सीआरआर और एसएलआर पढ़ते हो। तो आपका पहला भी है, दूसरा भी है, आपका डी है, तो ए बी डी इसका करेक्ट आंसर है। आ जाओ आगे, लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। देखो आप लोग पढ़ते हो ना टैक्स मल्टीप्लायर, तो ये क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस सी 1 माइनस सी, ये टैक्स मल्टीप्लायर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जब पढ़ते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, तो वो आप लोग पढ़ते हो 1 माइनस सी। जब आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी ये पढ़ते हो, तो आप यही पढ़ते हो कि 1 माइनस सी और माइनस सी 1 माइनस सी इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका आता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, कि अगर जितना गवर्नमेंट टैक्स लगाए उतना ही खर्चा कर दे तब भी राष्ट्रीय आय 1 गुने बढ़ जाती है। तो ये आपको याद आ रहा होगा, द करेक्ट आंसर इज दिस, माइनस सी 1 माइनस सी है इसका आंसर। आगे आइए, यहाँ पर है कि आपका एसर्शन एंड रीजन, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीकर इन डेवलपिंग कंट्री। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है। इसका जो रीजन दिया है कि हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिड्यूस मल्टीप्लायर वैल्यू, विकासशील देशों में गुणक का जो प्रभाव है वो कम होता है और अधिक बचत की सीमांत प्रवृत्ति गुणक के मूल्य को कम करता है। देखो इसमें जो सब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग के निकालते हैं तो के इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1 बाई सिंपल एमपीएस। तो ये तो पक्का है कि एमपीएस ज्यादा होगा तो आपका गुणक कमजोर होगा और एमपीसी ज्यादा होगा तो गुणक आपका स्ट्रांग होगा। मतलब एमपीसी और के में पॉजिटिव रिलेशन है, जितना एमपीसी होगा उतना आपका मल्टीप्लायर हाई होगा, और जितना आपका एमपीएस हाई होगा उतना जो है कम होगा, कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। तो देखो इसमें जो है हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिड्यूस मल्टीप्लायर, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीकर इन डेवलपिंग कंट्री, क्या जो मल्टीप्लायर है उसका इफेक्ट वीकर होता है डेवलपिंग कंट्री में, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो अगर हम टेक्निकली बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई इन डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अपने बढ़ते हुए इनकम का ज्यादा भाग कंज्यूम कर लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई देन मल्टीप्लायर विल बी हाई, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट विद ए वीपर इन द डेवलपिंग कंट्री, इसका मतलब स्ट्रांगर होगा। क्यों स्ट्रांगर होगा? स्ट्रांगर इन द सेंस होगा कि एमपीसी हाई है, तो अगर एमपीसी हाई है तो आपका मल्टीप्लायर भी हाई होगा। तो ये सही है और ये गलत है, इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर 3 सही हो गया। एज ए क्या है आपका सही, सॉरी ए वीकर होगा, क्योंकि एमपीसी आपकी हाई तो आपकी वो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर वीकर लिखा है तो यहां पर ये आपका एज फॉल्स एंड आर इज ट्रू हो गया। लेकिन टेक्निकली देखोगे तो वास्तव में डेवलपिंग कंट्री में जो आपका मल्टीप्लायर है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ढेर सारे लीकेज आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने पे उतना ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ता है जितना कि एक्सपेक्टेशन करेंगे आप जितना डेवलप्ड कंट्री में जाओगे। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन में 2 इसके आंसर हो सकते हैं। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल लेवल, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो पक्का है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होती है, और जितना ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर ये असत्य होगा क्योंकि वीकर है, यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रांगर होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो है आपका देखो हाइयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये जो मल्टीप्लायर को रिड्यूस करेगी सही, तो पहला असत्य है और आर सही, ये थियोरेटिकल लेवल पे है। लेकिन अगर व्यवहारिक में देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियली वीकर होगा। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक में देखोगे ये वीकर होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द आयोग, बट टेक्निकली देखोगे, थियोरेटिकल देखोगे तो थियोरेटिकल तीसरा सही है, बट व्यवहारिक में देखोगे तो ए एंड आर बोथ आर, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। ओके चलो, अब यहां पे कह रहा है कि इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर मान लो एग्रीगेट सप्लाई ही ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो गवर्नमेंट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी तो इन दिस सिचुएशन तो इस अवस्था में निपटने के लिए सरकार क्या करेगी, अपने डिमांड को बढ़ाएगी। और डिमांड को कैसे बढ़ाएगी? सी प्लस आई प्लस जी, इसका मतलब सरकार अपने खर्चे को बढ़ाएगी। इसका मतलब इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जितना ज्यादा आप खर्चा को बढ़ाओगे आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज द ट्रू? द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी मैंने बताया बिल्कुल सही है।
तो पहला ही सही हो गया, फिर हमको देखने की नीचे जरूरत ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी शिफ्ट, नहीं, ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको पहला सही कर लो, इसमें आपका नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे आओ, Who among the following is known the architect of new economic policy? अब यहाँ पे कह रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब ये बोला है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आपके आर्किटेक्ट कौन है। तो देखो यहाँ पर राजीव गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी, अमर सेन और मनमोहन सिंह। द करेक्ट आंसर इज मनमोहन सिंह, क्योंकि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। एज पर बजट 2026-27 स्टेटमेंट अरेंज द फॉलोइंग टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज डिसेंडिंग आर्डर। 2026 बजट में निम्नलिखित आगम स्रोत के संघीय सरकार के कुल आगम के योगदान को घटते हुए क्रम में दिखाइए। तो यहां पर जो सही आंसर है, एक बार देखिए मैंने यहां पर आपके लिए किया हुआ है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है आपका, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा होगा, तो सी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर जीएसटी एंड अदर टैक्स आएगा और एक्साइज ड्यूटी। तो इसका सही आंसर CADB है। आ जाओ, वाई इनइक्वालिटी इनकम इज कंसिडर टू मेजर चैलेंज। आप लोग देखते हो ना कि भारत में असमानता को एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट काजेज डिफ्लेशन एंड रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एवरीवन, इट डज नॉट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ डू नॉट रीच टू पुअर पीपुल हु कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी का, आय में असमानता का, तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, कुछ लोगों के पास आय जाएगी। इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो आपकी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी लोगों के बीच में नहीं होगा। तो बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ डू नॉट रीच ऑफ द पुअर पीपल, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं वो होगा नहीं, और जो पुअर पीपल जो ज्यादा भाग है जनसंख्या के, उन तक फायदा नहीं पहुंचेगा। फिर कह रहा है कि द डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया अपोजेस द चैलेंज। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, हमारे वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसको हम लोग हमेशा एक बेनिफिट के रूप में देखते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर उस वर्किंग पॉपुलेशन के पास, जब तक आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी और स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आप उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड और अनस्किल्ड लोग हैं, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, तो फिर आपकी जनसंख्या है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या 15 से लेके आपकी 64 साल के बीच में अगर बहुत ज़्यादा कर भी लेंगे तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी स्ट्रक्चर चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चरल चैलेंज, ये रैपिड अर्बनाइजेशन नहीं, हाई डिपेंडेंसी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, लो बर्थ रेट एंड एक्सेस ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। ये कह रहा है कि जो भारत में आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक संरचनात्मक चुनौती क्या है, हमारे वहाँ जो प्रॉब्लम है कि जो हाई डिपेंडेंसी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, हमारा लगभग 90% अभी भी हम लोग इनफॉर्मल में, वहाँ पे लोगों के लिए ना तो गवर्नमेंट के पास नेट सेफ्टी नेट है, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट है जहाँ पे उनको जो है किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक बड़ी चैलेंज है, हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर चैलेंज रिगार्डिंग लेबर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं, बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, एक्सेसिव रेगुलेशन ये भी बात नहीं है, लो पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज कि जो ह्यूमन पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया में कम है, और जब आपकी आधी आबादी अगर पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो ये निश्चित रूप से चैलेंज बढ़ जाता है। आगे आइए, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ जीबीए, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है हाउ एवर सर्विस सेक्टर अटैच द लेस टोटल एफडीआई इनफ्लो। कह रहा है कि सेवा क्षेत्र भारत के सकल जीबीए का 50% से अधिक योगदान दिया है, सही है। लेकिन 1991 में सेवा क्षेत्र में विनिर्माण की तुलना में एफडीआई अंतर्प्रवाह कम, गलत है। सबसे ज्यादा जो हमारा एफडीआई है वो हमेशा सर्विस सेक्टर में आता है, तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। तो इसमें से केवल ओनली वन सही है, ये आपका विकल्प सही होगा। व्हिच आर द फॉलोइंग सेक्टर हैव नॉट कंट्रीब्यूट द इंप्रूविंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। सुधार काल में भारत में भुगतान संस्था को सुधारने के लिए योगदान नहीं दिया है। इंक्रीजिंग इन बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल आया, इससे सुधरा है, इससे एफडीआई इनफ्लो है, इससे भी सुधरा है। इंक्रीज इन एनआरआई डिपॉजिट, इससे भी सुधरा है। ये कह रहा है कि इंक्रीज इन इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करोगे तो हम पेमेंट बहुत ज्यादा करेंगे, इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपकी डिफिसिट में आएगा। तो ये आपका जो है कह रहा है नहीं, नॉट कंट्रीब्यूटेड आएगा, तो आंसर होगा आपका लास्ट वाला डी। फिर कह रहा है यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 स्विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अब देखो जब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है यूएनडीपी, और उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। तो भारत जब 2025 का आप रिपोर्ट देखोगे तो भारत और बांग्लादेश की सेम रैंकिंग थी, वो 130। तो बिल्कुल सही है, भारत और बांग्लादेश की 193 देशों में से आपकी 130 रैंकिंग थी। पाकिस्तान रैंक 168 था 139 कंट्रीज में। ये कह रहा है आपका कि पाकिस्तान इज रैंक 168 आउट ऑफ 193 कंट्रीज एंड इंप्रूव्ड इट द रैंक सिग्निफिकेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस रैंकिंग। तो बिल्कुल ये सही है, आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, एंड बी दोनों सही है। पाकिस्तान की 168वीं रैंक थी और भारत की जो है और बांग्लादेश की सेम रैंकिंग थी, बिल्कुल सही है। आगे आइए,
अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज रिगार्डिंग टू देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है श्रीलंका में, श्रीलंका के बाद आ जाता है आपका भूटान में, भूटान के बाद आता है इंडिया और लास्ट में कर लो पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा ही पीछे रहेगा। तो यहां पर बी जो है सी सबसे पहले, श्रीलंका, फिर डी और ये, तो आपका इसका ये विकल्प सही है। द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आप लोग जानते हो शॉर्ट रन क्या होता है, सप्लाई कर्व हम लोगों का जो मार्जिनल कास्ट होता है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट के ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये आपका मार्जिनल कास्ट एवं द एवरेज वेरिएबल कास्ट, इसके विषय में मैंने चर्चा की थी, ये आपका आया है। द स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस सेलिंग। देखो प्राइस सेलिंग की स्ट्रेटजी तब ज्यादा इफेक्टिव होगी जब आपकी डिमांड इन इलास्टिक नेचर की होगी। इन इलास्टिक नेचर की होगी तभी आप प्राइस सेलिंग करिएगा, तभी आप सक्सेस हो पाएगा। तो अधिकतम कीमत की रणनीति का जो प्रभावशाली तभी होगा जब आपकी जो है डिमांड इज इन इलास्टिक हो। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी एसोसिएटेड विद द ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो यहां पे क्वेश्चन कई बच्चे ने गलत करके दिखा। देखो नॉट नेसेसरी क्या सही नहीं है। जब हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कास्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होती है। प्राइस इक्वल टू आपका जो होता है एवरेज कास्ट होता है, एवरेज कास्ट, इस पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस। और देखो नॉर्मल प्रॉफिट भी मिले तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में मान सकते हो, बट जो ये है तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर मैं बोलता हूं किसी भी कंपटीशन में कि मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कास्ट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कास्ट किसी भी कंपटीशन में मार्केट में जाओगे, चाहे परफेक्ट कंपटीशन में जाओगे, मोनोपोली में, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रैक्टिसन है। तो ये कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं है। तो चौथा बिल्कुल सही है, आपकी एम आर बराबर एम सी नहीं होगा। ओके आगे आ जाओ। फिर कह रहा है कि फाइंड द मैच इंक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन। ओके अब कह रहा है कि इसका सही आंसर आप देखो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में, जो इसकी देखो इंक्रीजिंग कास्ट में क्या होगा आपका सप्लाई कर्व। अच्छा ये सप्लाई कर्व की बात कर रहा है। तो इंक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री में क्या होगा अपवर्ड स्लोपिंग, डिक्रीजिंग में क्या होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, कांस्टेंट में क्या होगा आपकी हॉरिजेंटल, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स की शॉर्ट रन क्या होगी अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे तो ये दिया नहीं है ना, ये वर्टिकल लिखा है, वर्टिकल तो होगा नहीं किसी में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, चैलेंजिंग। क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स की शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ये भी जो है सप्लाई कर्व कैसी होगी, ये भी सप्लाई कर्व देखो, ये भी जो है सप्लाई कर्व ऐसी ही होगी। आपकी एवरेज कास्ट है, ये तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट है, और ये तुम्हारी मार्जिनल कास्ट है। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट के ऊपर वाला हिस्सा तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो दो पॉजिटिव तो दिया नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग देखो यही दिया है, तो वर्टिकल कहीं नहीं। तो इसका बहुत सही क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ। कह रहा है कि इफ द डिमांड एंड सप्लाई गिवन, ये तुम्हारा डिमांड दिया है और ये सप्लाई दिया है रिस्पेक्टिवली, इधर दिए गए पूर्ति फलन और मांग फलन ऐसे, पी कीमत है, सरकार न्यूनतम कीमत 10 रुपये तय करती है। तो पूर्ति याद है कि आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारी कीमत 10 रुपये, क्वांटिटी डिमांड तुम्हारा क्या दिया है 30 माइनस 2p, प्राइस गवर्नमेंट ने 2 सेट कर दिया है। तो 30 और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 हो गया। और क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या होगी 10 प्लस 2p, तो यहाँ पर क्या हो गया 10 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब ये हो गया 30। तो एक्सेस सप्लाई क्या हो, क्वांटिटी सप्लाई माइनस क्वांटिटी डिमांड, दिस इज एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे हो गया 30 माइनस 10 इक्वल टू आया 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20, इसका मतलब करेक्ट आंसर आएगा आपका 20। फिर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज ओवर एस्टिमेटेड व्हेन ऑफ द फॉलोइंग विच बी अंडर एस्टिमेट। अगर बोला कि अगर डेप्रिसिएशन को हम ओवर एस्टिमेट कर दें ज़्यादा, तो क्या अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। तो देखो जब हम लोग कह रहे हैं क्या अंडर एस्टिमेट होगा अगर आपकी डिप्रिसिएशन ओवर एस्टिमेट, ये कह रहा है जीडीपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी फैक्टर कास्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस और जीएन। तो जहां जी है उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन को क्या करेगा जब एन निकालेंगे तभी तो डिप्रिसिएट करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो एनडीपी एंड फैक्टर कास्ट, अगर मैं एनडीपी फैक्टर कास्ट को निकालूंगा, एनडीपी फैक्टर कास्ट को निकालूंगा, एनडीपी फैक्टर कास्ट को निकालूंगा, तो ये क्या होगा जीडीपी फैक्टर कास्ट माइनस डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन अगर ओवर एस्टिमेट में करूं और ज़्यादा मैं लिख दूं तो ये आपकी एनडीपी कम होगी। तो यही तो सही है एनडीपी फैक्टर कास्ट। आगे आइए, अब ये बोला है कि इन द किन्सियन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी मेनली ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मांग की कमी की वजह से आता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोसेस्ड। हाँ देखिए हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना वो
फर्दर उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, क्योंकि उसको आगे कच्चा माल से विनिर्मित माल बनाना है। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें वैल्यू ऐड हो, जिसकी प्राइसेज बढ़े। तो करेक्ट आंसर इज द फर्दर प्रोसेस होगा। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, अभी क्वेश्चन ये पहले भी पूछा था, अगर सर्विस हाउस वाइफ होगा तो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो अगर सर्विस, अगर हाउस वाइफ की आप सर्विस देखेंगे तो राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं होगी। इसलिए नहीं सम्मिलित होगी क्योंकि उसके सर्विसेज का कहीं पे मार्केट नहीं होगा। अगर वो मार्केट नहीं कर रही है तो कहीं उसकी सेल नहीं है, कहीं परचेज नहीं है, तो होगा नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर हो गया आपका नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आगे आइए, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोवाइड सर्विस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उपभोग टिकाऊ वस्तुएं लंबे समय के लिए सेवाएं दी जाती है। दी सर्विस आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, नहीं, नेशनल इनकम तो एक साल की होती है। आर रिलेटेड टू कंज्यूम द ईयर विच आर द परचेज एंड इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम द दैट ईयर। कर ये उस वर्ष उपभोग किया हुआ माना जाता है जिस वर्ष बेचा गया है, तथा उसी वर्ष के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है ये उसी वर्ष में उपभोग किया हुआ माना जाता है जिस वर्ष बेचा जाता है, तथा उसी वर्ष के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सेवाओं को नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि जैसे कोई रिकॉर्ड नहीं, ये सेवाएं महत्वपूर्ण है। तो आपका सही आंसर आपको 2 होगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट इंडियन रेलवे जो कमाएगी, हमेशा देखो डिविडेंड एंड प्रॉफिट की बात जब कहेंगे तो ये हमेशा रेवेन्यू रिसीट्स की पार्ट होगी, तो आपका रेवेन्यू रिसीट्स होगा। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, मोनेटाइज डेफिसिट का कांसेप्ट अब तो नहीं आता है, बट मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब है कि अगर आपका बजट डेफिसिट है और जो कंट्रीब्यूट आरबीआई करती है, मतलब वो नए नोट छाप के दे दे या फिर एडहॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से हो जाए, दैट इज द मोनेटाइज डेफिसिट। मतलब डेफिसिट को मोनेटाइज करने में सेंट्रल बैंक ने क्या रोल प्ले किया। तो इसका सही है, देखो क्या है, लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर गलत है, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट, द पार्ट ऑफ डेफिसिट व्हिच इज कवर्ड बाय द प्राइमरी बाय न्यू नोट्स, मतलब आरबीआई का कंट्रीब्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर इज द 3। द पार्ट ऑफ डेफिसिट व्हिच इज कवर्ड बाय डिसीजन, नहीं सही है, केवल जो आरबीआई ने कंट्रीब्यूट एडहॉक ट्रेजरी बिल या नई करेंसी की प्रिंट करके किया। What is the objective of the fiscal policy? Expansion of the credit facility. करा विच ऑफ द नॉट ऑब्जेक्टिव। तो कभी भी हम लोग देखो ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता है, प्राइस स्टेबिलिटी, कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, प्राइस को स्टेबलाइज करना, ये होता है। कभी भी जो क्रेडिट की बात इसमें नहीं करते हम लोग। आगे आ जाओ, कर है कि व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो बट फिस्कल डेफिसिट इज एक्ट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट जीरो है और फिस्कल डेफिसिट तब भी एग्जिस्ट करे। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या भाई, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटेड कैपिटल रिसीट्स, ये चीजें हो गई आपकी। अगर ये रेवेन्यू, अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं और रेवेन्यू रिसीट्स की यहां पे बात कर रहा हूं, तो अगर तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट अगर मान लो क्या कर रहा है, ये जीरो है, मतलब जितना गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपया कमा रही है और 100 करोड़ ही खर्चा कर रही है रनिंग और कंजम्पटिव नेचर पे, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स है वो है कैपिटल डेफिसिट के लिए आपने क्या लिया है, लोन लिया। ध्यान से सुनो, इसका मतलब आपने कभी भी डोमेस्टिक लेवल पे कभी भी पेंशन सैलरी के लिए सरकार ने लोन नहीं ली है, सिर्फ सरकार ने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लोन लिया। मतलब उसको नेशनल हाईवे बनाना होगा, एक्सप्रेस वे बनाना होगा, बुलेट ट्रेन चलानी होगी, तो गवर्नमेंट ने कभी भी लोन लेके पेंशन सैलरी ये सब के ऊपर नहीं खर्चा करा है, सरकार ने प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर खर्च किया। इसका मतलब अगर तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट जीरो है फिर भी फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब सरकार ने जो भी बारोइंग किया है उससे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन किया है और कुछ नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर इज ए। फिर कह रहा है इफ बैंक सेलिंग द रुपीज, इफ बैंक इज सेलिंग अ रूपी फॉर इतना डॉलर व्हेन द रूपी प्राइस, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। अगर 1 रुपी ये पूछ रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि ये पूछा जा रहा है कि 1 रुपये की प्राइस अगर जो है आपका डॉलर के रूप में अगर देखें तो ये है तुम्हारा 0.02 है, तो कह रहा है फिर $1 की कीमत बताओ। तो $1 की कीमत कैसे लगाओगे आप, 1 में 0.02 से भाग दे दो, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो 2 करो तो ये आएगा 50। तो सिंपल इसका मतलब है आपकी 50 रुपये। एन अमेरिकन कंपनी इंक्रीज रिलेटिव इन इंडियन करेंसी, अमेरिकन करेंसी डेप्रिसिएट। अब देखो इसका मतलब देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, $1 बराबर कितना था, मान लो कि 70 रुपये था, 70 रुपया था। अब अमेरिकी करेंसी डॉलर ही डिप्रिसिएट किया तो $1 बराबर 50 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो एक्सपोर्ट वो महंगा हो गया, अब मैं कम एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट लेस, लेकिन जो मेरा इंपोर्ट है ना वो सस्ता हो गया, अब मैं अमेरिका से चीजों को मंगाऊंगा बहुत। तो इसका मतलब जो अमेरिका के एक्सपोर्ट है वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो अमेरिकन एक्सपोर्ट गुड्स चीपर फॉर इंडियन रेजिडेंट्स, बट हमारे एक्सपोर्ट वहां पे महंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट खूब करेंगे और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा खराब हो जाएगा। द डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी विल हैव द प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑफ द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज, ये कह रहा है कि अ डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी विल हैव द प्रोनाउंस्ड इम्पैक्ट द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज, अवमूल्यन का
का अपना गहरा प्रभाव होगा अगर आयात की लोचदार हो, इलास्टिक। आप लोग जानते हो मार्शल लर्नर कंडीशन है कि जब आपकी डिवैल्यूएशन तभी आपके लिए काम करेगी जब आपके वहां जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो इलास्टिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट आइटम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कंबाइंड। अगर क्रेडिट और डेबिट अगर हो गया कंबाइंड, द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम ऑफ बैलेंस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंबाइंड। अगर भुगतान संतुलन में डेबिट और क्रेडिट संयोजन किया जाता है तो इसका मतलब है टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इक्वल नहीं, सर्विसेज एक्सपोर्ट इक्वल नहीं, कैपिटल एक्सपोर्ट इक्वल टू कैपिटल नहीं, टोटल सरप्लस एंड डेफिसिट आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब भुगतान संतुलन में सारे डेबिट और सारे क्रेडिट आइटम्स अगर आप संयोजित करेंगे, सारे क्रेडिट आपके करेंट अकाउंट में भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है। जब सारे क्रेडिट की बात कर रहा हूं तो ये ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है। यहां देखो ये ओवरऑल की बात नहीं है, ये ओवरऑल की नहीं, तो यहां पर है टोटल सरप्लस एंड डेफिसिट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब हम क्रेडिट और डेबिट की बात करते हैं ना, तो क्रेडिट और डेबिट आपके दोनों हो सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट, चाहे आप करेंट पे जाओ चाहे कैपिटल में। हिंदू ग्रोथ रेट की बात किया गया था राजकृष्णा के द्वारा, और ये बात किया गया था लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया में। ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू की बात नहीं की गई थी, पॉपुलेशन की बात नहीं, लो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई थी। आपके 80s के डेकेड से आप देखेंगे 1980 तक आपके वहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी लगभग वो 2 से लेकर 3% के बीच थी, उसके विषय में बात करते थे हिंदू ग्रोथ रेट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में खोला गया था, कब किया गया था, ये 2000 में आया था, और चाइना के एग्जाम्पल्स लेकर भारत ने खोला था 2000 में। कंसीडर द कंज्यूमर हु स्पेंड हिज इनकम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जी सर्विसेज जी, और इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। देखो बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन होता है m इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई इंटू वाई। इसी चीज को ये दिया है यहाँ पर जो x और y है उसको गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में दे दिया, और ये दे दिया g इक्वल टू 200 माइनस दे दिया है 2s, ये दे दिया है तुम्हारा। तो अब ये क्या है, तुम्हारा m है, तो आप इसको कर लो 200 इधर m इक्वल टू, और जब इसको यहां करोगे तुम तो यहां पर क्या होगा g प्लस 2s, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका। जैसे ये चीज है, अब इसको तुम लाइन करो, यहां पर हम g मान लें और यहां पर हम s मान लें। तो अगर मैं 200 से सिर्फ g खरीदूं, ओके, तो यहां पर कितना g खरीदूंगा और कितना s खरीदूंगा आप बताओ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ g खरीदता हूं और s नहीं खरीदता हूं तो g खरीदूंगा 200, g खरीदूंगा यहां पर 200, और सिर्फ मैं s खरीदूं, अगर मैं g 0 करूं तो s खरीदूंगा मैं कितना 100, ये खरीदूंगा 100, ये होगा 100, ये होगा 200, यहाँ पे होगा 200 यूनिट और ये होगा 100 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा प्राइस एक्स, जो अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या होगा आपका 1/2। और ये कर रहा है कि अब आप बताओ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर कब, यदि उसकी बजट रेखा का समीकरण इतना है तो संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन में क्या होता है, तुम्हारा जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पूछ रहा है और ये दिया है, दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, तो इसका स्लोप भी क्या होगा आपका 1/2 होगा। तो एक चीज वही निकालो, कैसे निकालते हैं इसका स्लोप, आपको मैंने बताया है कि इसका स्लोप निकालोगे तो क्या होगा px/py होगा। तो px/py निकालोगे तो -1/2 आएगा, या फिर 1/2, या क्या दिया हुआ है 1/2 करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर 1/2 आएगा। दोस्तों ऐसे निकालेंगे, कैसे, देखिए इसको मैंने कई बार बताया, m = px/, यहाँ से निकल गया आपका। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सोचो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ g खरीदूं तो 200 यूनिट खरीदूंगा, और सिर्फ s खरीदूंगा तो 100 यूनिट। तो यहाँ पे जब स्लोप निकालोगे tan थीटा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 100 और बेस कितना हो गया 200, तो 1/2 ये आएगा आपका। ओके, आगे आ जाओ। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंफीरियर गुड्स। देखो यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज निगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। इनकम इफेक्ट जो है निगेटिव होगा नॉर्मल कम्युनिटी के लिए, निगेटिव होगा नॉर्मल कम्युनिटी के लिए। पॉजिटिव ये होगा यहाँ पर दो चीज़ों के लिए, या वो इन्फीरियर हो या फिर वो गिफिन हो। तो जब ये इन्फीरियर की बात करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होगा, और गिफिन में क्या होगा, इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो गिफिन में इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो सही आंसर है ये, इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट नंबर 1। ओके, ये होगा आपका इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर द इंफीरियर। गिफिन गुड्स के लिए क्या होगा, सॉरी एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन, सॉरी गलत मैं बता दिया। जब मैं बात करूंगा इंफीरियर कम्युनिटी के लिए, मैंने क्या बोला एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ऑलवेज निगेटिव है, और जो तुम्हारा इनकम इफेक्ट है वो तुम्हारा निगेटिव है, वो है आपके नॉर्मल गुड्स के लिए, और पॉजिटिव है वो आपके इंफीरियर गुड्स के लिए, और आपके गिफिन गुड्स के लिए। गिफिन गुड्स में तुम्हारा क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा आपका इनकम इफेक्ट, और इंफीरियर गुड्स में तुम्हारा जो है
होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ये होगा। अगर इनकम इफेक्ट ही पावरफुल हो गया तो पूरा इफेक्ट को पॉजिटिव बना देगा और लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं होगा, वो गिफिन हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 2। व्हिच आर द फॉलोइंग विल नॉट रिफ्लेक्ट द पैरेलल शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। अब ये बजट लाइन ऐसा कब नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। विल नॉट, जब इनकम बढ़ जाए तो आप यहाँ से यहाँ जाते हो, बट प्राइसेस चेंज हो जाए तो आप शिफ्ट नहीं करते हो। तो इंक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ बोथ गुड द 2 टाइम, अच्छा दोनों की दो वस्तुएं दो गुना हो जाए तो ठीक है। द डिक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ द बोथ गुड हाफ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द चेंज इन मनी इनकम तो भी हो जाएगा। द चेंज इन प्राइसेज ऑफ बोथ गुड इक्वल प्रोपोर्शन, द चेंज इन प्राइसेज ऑफ बोथ गुड इन द इक्वल प्रोपोर्शन। विल नॉट शिफ्ट, दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन, दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो भी जो है इसकी शिफ्ट नहीं होगी। तो इसमें कह रहा है विल नॉट शिफ्ट। इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ बोथ गुड्स बाय द 2 टाइम, डिक्रीज ऑफ प्राइसेज टू हाफ, ये भी सही है। द चेंज इन मनी इनकम, ये भी सही है। चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इन द इक्वल प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपका सही आंसर 4 हो गया, इसमें शिफ्ट नहीं करेगा। द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस फॉल, द प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, कई बार आपने क्वेश्चन किया होगा, इक्वल टू 1 के बराबर होगी। और कह रहा है 2 गुड्स एक्स एंड वाई आर द सब्स्टिट्यूट्स, तो सब्स्टिट्यूट्स है। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो कई बार मैंने बताया जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे आप लोग, इसी के आधार पर हम पता लगाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के आधार पर कि कम्युनिटी क्या है, तुम्हारी कम्युनिटी जो है क्या वो कोरिलेटेड है या फिर नॉन कोरिलेटेड है, इसमें सब्स्टिट्यूट्स है या फिर जो कंप्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट्स है तो इसका ग्रेटर देन 0, अगर कंप्लीमेंट्री है तो लेसर देन 0, अगर ये 0 है तो वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके चलो, when the quantity demand of community increase due to fall in the prices alone, अगर अपनी प्राइस से अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसको एक्सपांसन कहेंगे। इसमें क्या है, अपनी ही प्राइस की वजह से जब कर रहे हो तो यहां पर मांग में इसका एक्सपांसन कहेंगे। तो एक्सपांसन इन डिमांड, द करेक्ट आंसर ये होगा आपका। Which are the following demand curve slope upward from the right? Which are the following demand curve upward to right? गिफिन गुड्स के लिए होगा upward from right, लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड नहीं करेगा। टू अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग द डिस्टेंस द सक्सेसिव आइसोक्वांट्स, अगर ये बोल रहा है कि ये देखो तुम्हारे आइसोक्वांट्स हैं और ये आइसोक्वांट्स की जो दूरियां हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं, तो जरा ये 100 है, सोचो ये भी 100 है और ये भी 100 है और 100 है, लेकिन पहले कम दूरी थी फिर बाद में बढ़ती गई, मतलब जो लेबर और कैपिटल लग रहे हैं ना वो ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, DRS को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ को उत्पादित करने के लिए ज़्यादा मात्रा में लेबर और कैपिटल को यूज करें, तो ये डिक्रीजिंग होगा आपका, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को होगा। इफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज टू 50 से 100 हो गया ड्यू टू राइज इन द प्राइसेस 10 से 20, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10 से 20 हो जाने पर उसकी आपूर्ति देखो तो जितनी प्राइसेज परसेंट कितनी बड़ी, दोगुनी, आपकी प्रोपोर्शनल चेंज कितना हुआ आपके डिमांड में, उतनी प्रोपोर्शनल चेंज इसकी सप्लाई में है, तो 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक पूछा है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ एवरेज वेरिएबल कास्ट 5, एवरेज वेरिएबल कास्ट दिया है तुम्हारा 5, अब कह रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो तुम्हारा दिया है वो 100/Q दिया है, तो कह रहा है कि सीमांत लागत निकालो। अब सीमांत लागत कैसे निकालते हैं हम लोग, D/DQ करेंगे टोटल कास्ट का, तो पहले टोटल कास्ट निकालो। टोटल कास्ट कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट है तो टोटल वेरिएबल कास्ट निकालते हैं, जब Q दिया है तो ये हो गया 5Q। अब ये एवरेज फिक्स्ड कास्ट निकाला है तो टोटल फिक्स्ड कास्ट कैसे निकालोगे, एवरेज फिक्स्ड कास्ट मल्टीप्लाई बाई Q, तो ये हो गया 100/Q मल्टीप्लाई बाई Q इक्वल टू ये हो गया 100। तो आपका टोटल कास्ट कितना हो गया, टोटल कास्ट हो गया टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कास्ट, तो ये हो गया 5Q प्लस आपका 100। अब इसको अगर MC निकाला है तो डेरिवेटिव करो, D/DQ TC करोगे तो होगा 5 और ये 0, आंसर होगा 5, तो करेक्ट आंसर विल बी 5, इसकी मार्जिनल कास्ट आएगी 5। ओके ठीक है, चलो हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ क्लासिफाइड डेटा, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी, मेथड ऑफ द डिटेक्शन ओनली ऑफ द स्पेसिफिक। विधि का निर्धारण केवल विशिष्ट परिस्थिति और विशिष्ट जानकारी के आधार पर करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब नहीं होता है। विद इन द लिमिट द राउंडिंग एरर द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम विल ऑलवेज, सापेक्ष प्रयुक्त की तालिका के स्तंभ के जोड़ बराबर होती है, हमेशा 100 के बराबर होती है, जिसको 1 मानेंगे आप। द पिक्टोग्राफ क्या है, द नेदर नेम ऑफ डायग्राम, ए फॉर्म द बार which the stylized the easily recognized figure with the use the rectangular bar does not use the place bar। ये संकेतकों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को विचलन करेंगे। चित्र का दूसरा नाम है एक प्रकार की चित्र जिस सहायता कर पट्टी क्रम में होते हैं। दिस इज द फॉर्म, दिस
Which the generalized, the correct answer is the second. कह रहा है कि पिक्टोग्राफ क्या होता है? A form of bar diagram which stylize easily recognized picture used to the rectangular bar. सही है, सेकेंड होगा. ओजाइव कर्व क्या होता है? दो ओजाइव कर्व काटते हैं तो क्या होता है? मीडियन मिलता है. तो दो लेस देन और जो है मोर देन ओजाइव मिलके क्या बताते हैं? मीडियन निकालते हैं. करेक्ट आंसर इज माध्यिका, मीडियन होगा. ओके, कह रहा है विच ऑफ द क्वांटिटी दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच मेजर्स. वेटेड मीन होता है जो कह रहा है कि जब समय बदलने के साथ मात्राओं का अध्ययन किया जाता है तो आप वेटेड. विच आर द फॉलोइंग इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन कार्ल पियर्सन मॉडरेट स्टूडेंट्स. तो इसका क्या होता है भाई? ये आप लोग जानते हो ना, ये फार्मूला याद कर रहे होगे आप लोग कि मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 आपका x, ये वाला. इसे कर लो तो क्या होता है? या तो ये आप सीधे याद कियोगे 3 मीडियन माइनस आपका मीन माइनस मीडियन इजकल टू मीन माइनस मोड. करेक्ट आंसर इज 4, ये सही है आपका. द गिवन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कोवेरियंस. ये सेम क्वेश्चन देखो तुम्हारा दिया था EMRS वाले में. तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर आर कैसे निकालोगे? कोवेरियंस आप दे दो. कोवेरियंस आपका दिया है एक्स वाई का और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कर लो. तो कोवेरियंस कितना दिया है? 3. और आपका क्या दिया है तुम्हारा? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और 3. तो 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 1/2 आंसर आएगा. 1/2 दिया है नहीं तो 0.5 कर लो. 0.5 आंसर, ये दिस इज द करेक्ट आंसर. कर है कि द प्राइसेज 25, 26, 12 एंड 20 रुपीज रिस्पेक्टली. द क्वांटिटी 2025-26 आर द 50 रिस्पेक्टली यूजिंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वेटेड एग्रीगेट. तो सिंपल फार्मूला लगा दो इसके लिए यार, ये तो सिंपल फार्मूला पे आ जाएगा क्वेश्चन. सिंपल फार्मूला क्या होगा? जब यहाँ पे आपका कंबाइंड मेथड यूज करता है तो P1 Q0 करो मल्टीप्लाई बाई 100 करो. तो यहाँ पे दिया है 20, 50, 100 कर दोगे, इसका आंसर 1.166.66 आएगा. वही फार्मूला लग जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ क्वांटिटी क्या है तुम्हारा माना गया है, देखो चेंज नहीं होगा. और ये प्राइस चेंज क्या साल पे, तो क्वांटिटी फिक्स है. तो Q0 इसका मल्टीप्लाई करो P1 से और इसका आंसर निकालो, ये आपका आएगा. करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडेक्स नंबर फार्मूला सर्टिफाइड टाइम रिबल. सिर्फ आप जानते हो, सिर्फ आपके फीसर फार्मूला होता है जो एक आइडियल इंडेक्स होता है. तो फीसर फार्मूला होता है. सपोज द कंज्यूमर ऑफ टू गुड्स एक्स वाई गिवन प्राइस PXY मॉनेटरी इनकम M, द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हमेशा आप जानते हो क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाई PX इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाई PY. इसके हिसाब से होता है. दिस इज द आंसर. तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सब वही हैं जो मैंने कराया. आप देख लीजिए एक भी क्वेश्चन बाद, जैसे पहले क्वेश्चन था ABCD, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, जिसमें पूछा गया था कि आप डिस्क्रीट बताओ और कौन जो है डिस्क्रीट के साथ जो है डिस्क्रीट कौन है और कौन सा इसमें कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दिया था, उसको बहुत आप इजीली आप कर सकते हो, बहुत ही इजीली लगा सकते थे. कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में जैसे क्या हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब और डिस्क्रीट का मतलब, इसमें आपको कुछ आंसर देखते तो मैं ज़्यादा क्लियर कर पाता कि क्या है उसमें. तो जो कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं 10 से 20 के बीच में कंटिन्यूअस डेटा है, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स दिए थे वो कौन कंटिन्यूअस में आ रहा है, कौन डिस्क्रीट में आ रहा है. तो एक बार मैं उसको मेंस का लेके आऊंगा तो अलग से एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा. क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको आसानी से कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का कर पाओगे. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.